वेलकम इन आवर चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल। आप लोगों का फिर से बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपके अपने चैनल एजुकेशन हब फॉर ऑल में। तो आइए आज हम लोग पूर्व में जहाँ तक किए थे ये हिंदी वर्जन में है, इंग्लिश जस्ट अभी अपलोड किया जा चुका है, उसे भी आप देखेंगे। और आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चला कि हिंदी की आवश्यकता है, हिंदी वर्जन की, हिंदी लैंग्वेज में हिस्ट्री, ये स्पेक्ट्रम राजीव सर की। तो चलिए पूर्व में जहाँ तक हुई थी उससे आगे अब हम लोग लेके चलते हैं। क्योंकि कुछ लोग इंग्लिश भी बोलते हैं तो इसलिए इंग्लिश का वीडियो बनाना पड़ता है। क्योंकि इंग्लिश हिंदी में कुछ फ़र्क नहीं है, केवल पॉइंट से मतलब है प्रीलिम्स के लिए, लेकिन मेंस में तो आपको दोनों को ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अच्छे से पढ़े, इस बार एक सीट लेके रहना है और अपने माँ और पिताजी के सपनों को साकार करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पूर्व में हम लोगों ने देखा था कि पुर्तगालियों ने पश्चिम भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। 1531 ईस्वी में चाउल, 1532 ईस्वी में दीव, 1534 ईस्वी में सॉल्सेट और बेसिन, क्रैगनोर तथा मैंगलोर, ये सब जगह पे उन लोगों ने अपना प्रभाव, आधिपत्य स्थापित कर लिया था। क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाकर इनमें से कुछ क्षेत्रों में अपने कारखाने खोले। उन्होंने कारखानों का दुर्गीकरण आरंभ कर दिया। कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त किया जाता था। मतलब जो कारखाना में सर्वोच्च अधिकारी होगा, सबसे उच्च पद पर आसीन होगा, वो पुर्तगाल के सम्राट के द्वारा, वहां के राजा के द्वारा उनका नियुक्ति किया जाता था। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग देखेंगे पुर्तगालियों के व्यापार पर प्रभुत्व क्या था। तो पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट पर स्थित मुसलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों में वे वस्त्र आदि वस्तुएं इकट्ठा करते थे। ठीक है, मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशिया क्षेत्रों से व्यापार के लिए नागापट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। नागापट्टनम के उत्तर में स्थित सैम थोम, जिसे मैलपुर भी कहते हैं, में पुर्तगालियों की बस्ती थी। बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। कौन दी थी? मोहम्मद शाह ने। कब दिया था? तो 1536 में, याद रखेंगे, खोलने की अनुमति दी। एक पॉइंट को पढ़ते चलेंगे, कहीं से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये नहीं कि पॉइंट वाइज वन लाइनर पढ़ने से, कहीं से भी, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन कहीं से भी बनता है। जैसे कि यहीं पे बोल देगा कि मुसलीपट्टनम और जो है ये क्या कहते हैं, चटगांव और सतगांव किस बंगाल के शासक के द्वारा दिया गया। तो देखिएगा मोहम्मद शाह ने ही दिया था उन्हें। कब दिया था? तो 1536 ईस्वी में चटगांव और सतगांव में क्या खोलने की? तो फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी। अकबर की अनुमति से हुगली तथा शाहजहां के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने खुले। अकबर ने कहाँ क्या अनुमति दिया? तो हुगली, और शाहजहां ने फरमान दिया कहाँ के लिए? बुंदेल में कारखाना खोले। 16वीं सदी के दौरान पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई। 16वीं शताब्दी के आरंभ तक पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार पर प्रभुत्व बना रहा। 1506 ईस्वी में मसाले के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया। और दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए क्या किए उन्होंने? क्या किया? सुरक्षित रखने के लिए जी जान से भिड़ गए कि वो इनके पास ही सुरक्षित रहे। जी जान से लग गए, भिड़ गए। कभी कभी व्यापार और लूट में अंतर करना मुश्किल हो जाता था, लेकिन जब भारतीय जहाज़ों से कई तरीके से पैसा वसूल किया जाता था, इनमें प्रमुख थी कार्टेज व्यवस्था, जिसको हम लोग बोलते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। जो आपने देखा कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या था, जो कि किनके समय में था? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा। तो कार्टेज व्यवस्था, कार्टेज व्यवस्था को याद रखिएगा। कार्टेज व्यवस्था इंग्लिश में बताया गया है। कार्टेज व्यवस्था क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? किनके समय में था? तो
फ्रांसिस्को द अल्मेडा के समय में था, उन्हीं का यह पॉलिसी था। इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था। यही था कार्टेज व्यवस्था, लाइसेंस या पास लेना पड़ता था कि भारतीय जहाज़ों के कप्तान को व्यवस्था लीजिए, तो गोवा का वायसराय जो थे उनसे लेना पड़ता था। पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे। पुर्तगाली जो थे भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उसे लूट लेते थे। हमला नहीं करते थे लेकिन लूट लेते थे। पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व रहने का एक महत्वपूर्ण कारण था कि मुगल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया तथा सुदूर दक्षिण में मुगलों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो, इसलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए वे पश्चिम से क्या लाते थे? सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात किया गया। याद रखिएगा, मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था। मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरेर, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि निर्यात किए जाते थे। उत्तर पश्चिम भारत से टाफ्टा, जिसे कि एक प्रकार का कपड़ा है, चिंट्स इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे। जटामांसी बंगाल से लाया जाता था। जटामांसी बंगाल से लाया जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी इत्यादि इकट्ठा किए जाते थे। भारत से पुर्तगालियों का व्यापार इतना बढ़ गया था कि भारत से इतना व्यापार बढ़ गया था कि मात्र काली मिर्च खरीद के लिए संयुक्त व्यापार संघ ने 1,70,000 क्रूजेडो प्रति वर्ष भारत भेजने का निर्णय लिया था। पुर्तगाली फ्लैंडर्स, जर्मनी, इंग्लैंड क्षेत्रों में गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर इत्यादि वस्तु भारत लाते थे। ढाले हुए सिक्के भी कोचीन व गोवा बंदरगाह पर लाए जाते थे। इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसाले के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने के कार्य से भी लाभ कमाया। भारत में पुर्तगाली का प्रशासन क्या है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वायसराय था। कौन था? वायसराय था, जो 3 वर्ष तक अपने सचिव के साथ कार्य करता था। 3 वर्ष का टेन्योर था और बाद के वर्षों में एक परिषद के साथ कार्य करता था। गिरिजा संबंधी प्राधिकरणों के साथ मतभेद एवं संघर्ष के चलते उसकी शक्तियों का क्या हुआ? हास हुआ, विनाश हुआ। इसके अतिरिक्त वेडोर दा फंजेडा का महत्व बढ़ गया, जो राजस्व तथा कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था। अफ्रीका से लेकर चीन तक के किले कैप्टन के नियंत्रणाधीन थे, जिसकी शक्तियों में संचार की कठिनाइयों ने वृद्धि की। संभवतः पुर्तगाल और गोवा से नियंत्रण के अभाव से सत्यनिष्ठ और पारदर्शी प्रशासन के लिए निरंतर खतरा बनाए रखा। वायसराय नीनो द कुन्हा। अब देखेंगे नीनो द कुन्हा, 2 देख लिए थे, तीसरा है भारत में नीनो द कुन्हा का वायसराय काल, जिसने नवंबर 1529 में कार्यभार संभाला था, भी कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। 1 वर्ष के पश्चात नीनो द कुन्हा भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोचीन से गोवा ले गए। याद रखेंगे, पहले इसका मुख्यालय कोचीन था, कोचीन से गोवा ले जाने वाला कौन है? तो वायसराय नीनो द कुन्हा ले गया। कौन? कोचीन से गोवा ले गया। गुजरात के बहादुर शाह ने मुगल शाह हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंपकर उनसे मदद ली। उसने उन्हें द्वीप में बेस प्रदान करने का भी वादा किया था। नीनो द कुन्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली के साथ कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि करने का भी प्रयास किया। ये तो हो गया नीनो द कुन्हा। अब गुजरात के बहादुर शाह के साथ पुर्तगालियों का कैसा संबंध था वो देख लें। गुजरात के बहादुर शाह के साथ पुर्तगालियों के संबंध जो थे उस समय बिगड़ गए थे जब 1536 ईस्वी में हुमायूं गुजरात से चला गया। चूंकि
शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया था। बहादुर शाह विभाजन की एक दीवार खड़ी करना चाहते थे। इसका विरोध करते हुए पुर्तगालियों ने आपसी बातचीत शुरू की। वार्ता की एक प्रक्रिया के दौरान बहादुर शाह को एक पुर्तगाली जहाज में बुलाया और मार दिया। याद रखेंगे, मार दिया। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति एवं इसके निहितार्थ, ये इस बुक में एक सबसे अच्छी बात क्या है कि टोटल चीज विस्तार से दिया हुआ है। इसीलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। यह नहीं कि भगा भगा के, मेरी ही वीडियो नहीं, किसी की भी वीडियो को देखें, किसी भी चैनल के वीडियो को देखें, लेकिन शुरू से लास्ट तक को देखें। ठीक है। पुर्तगालियों की धार्मिक नीति एवं इसके निहितार्थ क्या थी? उत्तरी अफ्रीका में मूर पुर्तगाली के बड़े शत्रु थे। पूर्व में आकर पुर्तगालियों ने मूर के साथ मिलकर उसकी उत्साह और ईर्ष्या के साथ सभी मुसलमानों का उत्पीड़न किया। नेक्स्ट देखते हैं, उत्पीड़न किया। हालांकि भारत में वाणिज्य की हित धीरे धीरे प्रधान हो गए और पुर्तगालियों की मंशा सदैव मिलीजुली रही। इसलिए यद्यपि पुर्तगाली सम्राट को भारत में सभी गिरजाघर और मिशनों का संरक्षक बनाया गया, लेकिन ऐसा 1542 में जेसुइट ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज का सदस्य के भारत आगमन के पश्चात अकबर ने दरबार में जेसुइटों ने अच्छा प्रभाव बनाया, जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ अर्जित किया। अकबर और पुर्तगाली के संबंध में भी थोड़ा देख लें हम लोग, इससे भी क्वेश्चन बनता है। पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों नामक कुछ पुर्तगाली व्यापारियों से उस समय मिला जब उसने 1572 में कैम्बे का दौरा किया। कुछ वर्षों में सूरत में उसने फिर से उनसे मुलाकात की जब एंटोनियो कैब्रेल गोवा के वायसराय का दूत शांति शर्तों के समायोजन हेतु आया। कुछ समय बाद धर्म एवं मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जगी और उसने फादर जूलियन परेरा विकार चर्च में पुजारी थे, जनरल ऑफ बंगाल एवं कुछ अन्य स्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। अकबर ने किससे किया? फादर जूलियन से ज्ञान प्राप्त किया। इसने अकबर को अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्सुक किया और एंटोनियो कैब्रेल, जिसने पुनः 1578 में मुगल राजधानी का दौरा किया और उसके सभी प्रश्नों से संतुष्ट उत्तर दे पाया अकबर ने तब गोवा से धर्म मीमांसक बुलाने का निर्णय लिया जो उसकी शंकाओं का समाधान करने की स्थिति में हो और उसकी उत्कट जिज्ञासा को शांत करे। इसके लिए अकबर ने सितंबर 1579 में गोवा में अधिकारियों को पत्र भेजकर 2 विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया। गोवा में चर्च के प्राधिकारियों ने उत्सुकता पूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया क्योंकि वे इसे शासक और साथ ही उसके दरबार एवं लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित करने के अवसर के तौर पर देख रहे थे। अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी 1580 को 2 पादरी रोडकल्फी एक्वा विवा और एंटोनियो मॉन्सरेट फतेहपुर सीकरी पहुंचे जो 1583 ईस्वी में वापस लौटे। 80 में गया था और 83 में वापस लौटा। इसी प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 1590 में बुलाया जो 1592 में वापस लौटा। तीसरा मिशन अकबर द्वारा 1595 में बुलाया गया। मिशनरी न तो अकबर और उसके दरबार और न ही उसके लोगों को ईसाई मत परिवर्तित कर सके। अकबर और उसके पुत्र सलीम, भविष्य में जहांगीर जो बना सलीम जहांगीर, दोनों ने मैरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथाकथित आदर भाव प्रकट किया। यह स्पष्ट है कि पादरियों पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, अपितु यह मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सहायता सुनिश्चित करने की इच्छा से निर्देशित हो रहा था। ईसाइयों के संरक्षण के पीछे राजनीतिक मंशा क्या थी? जबकि अकबर अपनी परेशानियों से उबरने के लिए पुर्तगाली बंदूकों को उधार लेने पर विचार कर रहा था, तो उसका बेटा राजकुमार सलीम
अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था और इस उद्देश्य के लिए पुर्तगाली सेना की मदद प्राप्त करने की योजना बना रहा था। धर्म ईसाई धर्म के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था। सभी दिखावे और बहानों को छोड़ते हुए अकबर ने सैन्य सहायता प्राप्ति हेतु 1601 में गोवा में एक अंतिम दूत भेजा। पुर्तगाली प्राधिकारियों ने शुरू से चलने वाले इस खेल को समझते हुए नम्रता पूर्वक मना कर दिया। मतलब वो बंदूक मांगा तो क्या हुआ, और उसके दूत को नम्रता पूर्वक मना कर दिया। सैन्य सहायता उन लोगों ने मांगा, तो अकबर ने मांगा तो जिसको कि वो प्रेम से नम्रतापूर्वक मना कर दिए। जेसुइट ने अपनी तरफ से मिशनरी उत्साह के साथ देशभक्ति की राजनीति की और यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों या स्पेन वासियों जैसा कि पुर्तगाल उस समय स्पेन से जुड़ा था के आधिकारिक एजेंट के तौर पर काम करते हुए जेसुइट ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग किया। जहांगीर और पुर्तगाल राजकुमार सलीम जहांगीर के रूप में सिंहासन ग्रहण करने पर जेसुइट फादर्स की इस प्रकार उपेक्षा करके जैसे वह कभी उन्हें जानता नहीं था, मुसलमानों को शांत किया। धीरे धीरे हालांकि जेसुइट से उसका अस्थायी अलगाव दूर हो गया और 1606 में उसने फिर से उन्हें समर्थन देना शुरू किया। लाहौर में एक भव्य एवं विशाल चर्च को कॉलेजियम या पादरी आवास के साथ बनाए रखने की उन्हें अनुमति दी गई। 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्थान यानी बपतिस्मा और आयोजित किए गए और पादरियों को पुर्तगाल जितनी ही कार्य की स्वतंत्रता दी गई। गलियों एवं सड़कों मार्गों पर पूरे कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ चर्च के जुलूसों को निकालने की अनुमति दी गई और चर्च के खर्चों और धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए खजाने से नगद सहायता भी दी गई। जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार था कि जेसुइट पादरी उसे ईसाई मत में लाने के प्रति आशावान हो उठे। उसने ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट तथा संतों के जीवन के लिए किए गए धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रति असाधारण रुचि दिखाई। आगरा में उसका सिंहासन बपतिस्मा दाता जॉन और अन्य संतों की पेंटिंग से घिरा था। यह अफवाह थी कि जहांगीर ईसाई बन गया और पादरियों के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण थे कि वे वास्तव में उसे ईसाई बनाने में सफल हो गए। अंग्रेजों के प्रति शत्रुता की क्या थी इनकी, ये भी देखेंगे। आज का क्लास थोड़ा बड़ा होगा, चलिए। हाँ, तो मुबारक खान जो एक अंग्रेजों के प्रति शत्रुता, मुबारक खान जो एक अच्छा खिलाड़ी और जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था, जो जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए एक लंबा इंतजार करना पड़ा था उसे। जब वह अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचा, वह अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका, जैसा कि पदस्थ वायसराय पुर्तगाल से नहीं आया था। वस्तुतः वह कभी नहीं आया और गोवा में डॉन मेंडोसा ने 1609 में पदभार संभाला। उससे पूर्व सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में आ गया। वह अपने साथ भारत में व्यापार की अनुमति हेतु इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का जहांगीर के नाम एक प्रार्थना पत्र लाया था। कैप्टन हॉकिंस की यात्रा को देखेंगे। फादर पिन्हेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हुए। जहांगीर ने हॉकिंस द्वारा लाए गए उपहारों और जिनकी कीमत 25,000 सोने के सिक्कों के समान थी को स्वीकार किया और हॉकिंस का बेहद आत्मीय स्वागत किया। जैसा कि हॉकिंस तुर्की भाषा अच्छी प्रकार जानता था, उसने उस भाषा में जहांगीर के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया। हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पर 400 का मनसबदार नियुक्त किया।
हॉकिंस ने अपने अर्मेनियन ईसाई मुबारक शाह को बेटी से विवाह भी किया। मुबारक शाह क्या, हॉकिंस ने अर्मेनियन ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह किया था हॉकिंस ने। मुगल एवं पुर्तगालियों के आपसी संबंधों में सुलझाव, इसे भी देखेंगे। हॉकिंस एवं अन्य अंग्रेजी लोगों को बड़ी व्यापार की सुविधाएं प्रदान करने को गोवा के वायसराय डॉन मेंडोसा ने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्यिक क्षेत्रों का अतिक्रमण माना और इसे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई कहा। भारत में पुर्तगालियों की जहांगीर के साथ युद्ध की स्थिति को देखते हुए मेंडोसा ने मुगल दूत मुबारक खान से मिलने से मना कर दिया। उतावलेपन में उठाए गए इस कदम ने पुर्तगाली व्यापारियों एवं उनके व्यापार को बेहद प्रभावित किया और जहांगीर ने पुर्तगालियों को भी दी जाने वाली छूटों पर रोक लगा दी। तब मेंडोसा ने फादर पिन्हेरो को औपचारिक आधार पर मुबारक खान से शांति स्थापित करने हेतु बातचीत करने को कहा। तत्पश्चात शत्रुता समाप्त हो गई और अंग्रेजी जहाज को सूरत के पतन पर जाने की अनुमति दी गई। पुर्तगाली आगंतुकों को रोकने में असमर्थ व्यथित हॉकिंस ने सन 1611 में मुगल दरबार छोड़ दिया। एंग्लो पुर्तगाली झगड़ा या हाथापाई, अंग्रेजों ने हालांकि 1612 में पुर्तगालियों के विरुद्ध प्रतिशोध लिया, जिसने हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। उस वर्ष नवंबर में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने एक छोटे जहाज ओसिएंडर सहित कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाज के बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया। जहांगीर, जिसके पास अच्छी नौसेना नहीं थी, अंग्रेजों की सफलता से बेहद प्रभावित हुआ। पुर्तगालियों ने अपनी बचकानी हरकतों से जहांगीर को अप्रसन्न कर दिया। वी.ए. स्मिथ के अनुसार पुर्तगालियों ने मुगल सरकार की नौसैनिक कमजोरी के चलते 4 इंपेरियल जहाज को जब्त कर लिया और कई मुसलमानों को बंदी बना लिया और सामान को लूट लिया। जहांगीर की मां इस सामान में गहरी रुचि थी और इससे करोड़ रुपए की चपत लगी थी। गुस्साए जहांगीर ने मुबारक खान, जो उस समय सूरत का प्रभारी था, को क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दिया। शाहजहां एवं पुर्तगाली, शाहजहां का शासनकाल था हालांकि जिसमें मुगल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों को हमेशा के लिए अंत हो गया और साथ ही साथ इस आशा ने भी दम तोड़ दिया कि वे शाही परिवार और मुगल भारत के लोगों के साथ ईसाई मत के धर्मांतरण करा पाएंगे, जिसका पल्लवन अकबर और जहांगीर द्वारा किया गया था। शाहजहां द्वारा राजगद्दी संभालने से पूर्व ही उसे पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार की जानकारी थी, जब उन्होंने रानी मुमताज महल की 2 दासियों को बंदी बनाकर अपमान किया। पुर्तगालियों की गतिविधियां, 1579 में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के तट पर सीमित कर दिया गया, जो बंगाल में सतगांव से थोड़ी दूरी पर था और वहां से वे व्यापारिक गतिविधियां संचालित करते थे। विभिन्न वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों के निर्माण के द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली, जिसने उनके व्यापार को सतगांव से नए पत्तन हुगली और प्रवासित किया। उन्होंने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। नमक के उत्पादन पे एकाधिकार प्राप्त कर लिया। चलिए अब एक समरी को हम लोग देखते हैं, आज भर के लिए लास्ट क्लास होगा। पुर्तगालियों का व्यापारिक घटनाक्रम क्या है, इसे एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे एकदम अच्छे से कीजिएगा। BBI है तो सबसे पहला क्वेश्चन है 1498 वास्को डी गामा ने कालीकट की यात्रा की, एकदम याद कर लीजिएगा। 1503 पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोचीन स्थापित किया। 1505 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा वर्ग कन्नूर में स्थापित किया।
फ्रांसिस्को अल्मीडा को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर भी बनाया गया। अल्मीडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया 1509 में। 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वायसराय बनाया गया। इसी को वास्तविक वायसराय भी कहा जाता है। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर अधिकार कर लिया। 1511 में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मल्लका पर अधिकार प्राप्त कर लिया और 1515 में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया। वायसराय अल्बुकर्क की मृत्यु भी 1515 में हो जाती है। 1530 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया। 1535 में पुर्तगालियों ने द्वीप पर अधिकार किया। 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कर लिया और 1566 में पुर्तगालियों एवं तुर्कों के बीच समझौता होती है और 1596 में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर किया। 1612 में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया। 1641 में मलक्का दुर्ग ने डचों ने छीन लिया। मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया। 1659 में श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से बाहर चला गया और 1663 ईस्वी में मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीतकर पुर्तगालियों को भारत से निर्णायक रूप से खदेड़ दिया। अब थोड़ा सा बचा है, इसे खत्म ही कर लेते हैं। सोच रहे हैं पुर्तगाल आज खत्म हो जाएगा तो डच पे चलेंगे, क्योंकि टाइम भी कम है। तो नमक उत्पादन पे का अधिकार कर लिया। स्वयं का एक कस्टम हाउस निर्मित किया और तंबाकू पर सख्ती से आरोपित करना शुरू कर दिया। 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में आने के पश्चात व्यापार की एक प्रमुख वस्तु बनाए गए। ऐसे कृतियों से उन्हें प्रांतीय कस्टम राजस्व के ग्रहण में भारी नुकसान उठाना पड़ा। ये आपके लिए मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट रहता है। पीटी के लिए तो है ही, प्रीलिम्स के लिए तो है ही, लेकिन मेंस के लिहाज से भी ये वो हो जाता है। अहंकारी घमंडी पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार के रूप में धनार्जन किया, अपितु हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीदकर या बंदी बनाकर क्रूर दास व्यापार भी किया। हुगली पर अधिकार 24 जून 1632 को पुर्तगालियों ने कब्जे को 3 महीने पश्चात समाप्त कर दिया। गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली सभी तरफ से खुला था। यहाँ किला नहीं था, न तो दीवार थी और न ही परकोटा, मात्र कीचड़ का एक तटबंध पुस्ता था जो ज्यादा महत्व नहीं था। बारूद एवं नौवाहन में पुर्तगाली कौशल से भयभीत कासिम खान को 1,50,000 की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने को कहा। ठीक 3 महीने तक 24 सितंबर तक सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिक सामना करते रहे, जिसके पश्चात वह भाग खड़े हुए। अधिकतर जहाज खो गए, लेकिन कुछ किसी प्रकार का सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन वहां व्याप्त महामारी से अधिकतर जिंदा बचे हुए लोग मर गए। मुगलों के 1000 लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने 400 लोगों को बंदी बना लिया, जिन्हें आगरा लाया गया। बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने का दास्ता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया। ईसाइयों का अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा, जिसके बाद वह धीरे धीरे खत्म हो गया। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पुर्तगालियों का पतन। इसको पुर्तगाल को आज खत्म ही कर लेंगे। जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और कमेंट कर जरूर बताएं, कमेंट करें, अपने सुझाव को बताएं, अपनी प्रॉब्लम को बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुर्तगालियों का पतन, आज पुर्तगाल समाप्ति कर दिया जाएगा। 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूर्व में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया और इसका स्थान डचों और अंग्रेजों ने ले लिया। इसके कई कारण थे, जैसे कि 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ साथ इसका भी पतन हो गया, नंबर 1। नंबर 2, 1588 के नौसेना युद्ध में अंग्रेजों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति छिन्न हो गई। पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों ने उनकी आसक्ति कमजोर कर दी। नंबर 4, समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों का इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों के पूर्ति के लिए प्रभावित कर सकें। पुर्तगाल में सम्राट निरंकुश था। धर्म के मामले में पुर्तगाली असहिष्णु एवं धर्मार्थ थे और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन भी किया।
ये सब उनके लिए पतन का कारण था। फितोरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार व्यापार के मुनाफों तक सीमित रखा। उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों, उत्तरी अफ्रीका, दीव, दमन, गोवा, तिमोर और माकाओ एक ही तक ही सीमित रह गया। भारतीय शासकों एवं जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता था, असहिष्णुता, और उन्होंने डकैती और लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाया। दूसरा, उन्हें डचों और यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा और वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनीतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं थे। ब्राजील की खोज के बाद उनका भारत की ओर से ध्यान कम हो गया, उधर मूव कर गए। पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए और वे वितरक के रूप में व्यापार करते रहे। पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण था, जिस कारण से इनका पतन हो गया। तो ये आपका आज पुर्तगाल का चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग का फोर्थ क्लास जो होगा, फोर्थ इसमें हम लोग देखेंगे। फोर्थ पार्ट में देखेंगे हम लोग डच का देखेंगे। डच का आगमन, गतिविधि कैसे क्या हुआ, जितना था सारा चीज को हम लोग अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए तब तक के लिए विराम लगाते हैं आज के लिए। ये नेक्स्ट क्लास है हम लोगों का। डच पुर्तगाल कंप्लीट हो गया। तो अपने सुझाव कमेंट में दें, कमेंट जरूर करें, लाइक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और जो भी नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। चलिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान से पढ़ें ताकि आपकी एक सीट सुरक्षित हो सके। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।